सभी को नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने जेमिनी सिस्टम में जो स्थिर दशा है, उसको कैसे प्रॉपरली एनालिसिस किया जा सकता है, एज पर क्लासिकल टेक्स्ट, उसके ऊपर हमने एक विस्तृत जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम जेमिनी सिस्टम का जो चर दशा है, उसका एक वेरिएंट जो कि हिरानगति रंगाचार्य जी के द्वारा प्रचलन किया गया था, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जेमिनी सिस्टम की जो चर दशा है, ये एक राशि बेस्ड दशा सिस्टम है, जस्ट लाइक द स्थिर दशा। ये जो चर दशा है, ये 3 तरह से क्लासिफाइड है। इसका जो पहला वाला वेरिएशन है, वो है द ओरिजिनल चर दशा एज पर सेज पराशर और सेज जेमिनी। इसका जो दूसरा वाला वेरिएशन है, चर दशा मॉडिफाइड बाय श्री के एन राव जी। और इसका जो तीसरा वेरिएशन है, वो है चर दशा मॉडिफाइड बाय श्री इरांगते रंगाचार्य जी। ये जो ऊपर के 3 क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड टाइप के चरदशा हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका नाम है डिकोडिंग चरदशा। ये 2 पार्ट में उपलब्ध है और ये योर कालचक्र चैनल में प्रेजेंट है। इन दोनों वीडियोस की जो लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, हम इसमें चरदशा की जो तृतीय वेरिएशन है, बाय श्री हिरण्यगति रंगाचार्य जी, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं महादशा स्पैन से। देखिए, रंगाचार्य जी की जो चरदशा है, ये फीमेल नेटिव के लिए अलग है और मेल नेटिव के लिए अलग है। इसका जो सीक्वेंस है या फिर दशा स्पैन है, अगर आप एक मेल नेटिव हैं, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स आप फॉलो कीजिए एक महादशा की स्पैन जानने के लिए। सबसे पहले आपको जिस राशि की दशा वर्ष जाननी होगी, उस राशि को नोट कीजिए। फिर देखिए उस राशि का स्वामी किस राशि में बैठा है, उसको नोट कीजिए। चर दशा वाले राशि की स्वामी अगर किसी ऑड साइन में बैठा हो, तो उस केस में आप उस राशि लॉर्ड से उस चर दशा के राशि तक डायरेक्ट ऑर्डर में गिनती कीजिए। हमको जो अंक मिलेगा, उतना नंबर ऑफ दशा ईयर्स उस पर्टिकुलर राशि को एलोकेट किया जाएगा इन द चरदशा। अब दूसरा केस आता है, चरदशा की अगर राशि स्वामी जो है वो एक इवन साइन में बैठा हो, तो उस केस में उस राशि स्वामी से गिनती हम शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में और उस चरदशा वाले राशि तक गिनती करेंगे। जो हमको अंक मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर राशि का चरदशा का स्पैन होगा। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। ये बता रहा है कि अगर किसी राशि का स्वामी अपने ही राशि में बैठ जाए, तो उस पर्टिकुलर राशि को चरदशा में 12 साल एलोकेट किया जाएगा। अब एक नोट ये है कि पराशर जी की जो चरदशा है, जिसमें एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन के लिए +1 और -1 रेस्पेक्टिवली किया जाता था, इस केस में वो दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा नोट ये है कि स्कॉर्पियो और एक्वेरियस साइन के लिए जो को रूलर्स हैं, वो मार्स और सैटर्न के साथ साथ रिस्पेक्टिवली केतु और राहु हैं। तो यहाँ पे जो हम चरदशा की सीक्वेंस निकाल रहे हैं, वहाँ पे स्कॉर्पियो के स्वामी सिर्फ मंगल है, केतु वहाँ पे नहीं है। और एक्वेरियस का जो स्वामी है, वहाँ पे वो शनि है, राहु नहीं है। ये आप ध्यान में रख के चलिए। अब फीमेल नेटिव पे आते हैं कि अगर आप बाय बर्थ एक फीमेल नेटिव हो, तो उसमें क्या करें। स्टेप नंबर 1 ये है कि पिछली बारी की तरह इस बारी भी आपको उस पर्टिकुलर राशि को मार्क करना है जिसकी चरदशा की स्पैन आपको चाहिए। फिर आप मार्क करेंगे कि राशि स्वामी जो है चरदशा की, वो कहाँ जाके बैठा है। अब मेल नेटिव के केस में क्या था कि हम राशि स्वामी कौन से राशि में बैठा है उसको देख रहे थे, बट फॉर फीमेल नेटिव्स हमको जिस राशि की चरदशा के बारे में बात की जा रही है, अब उस राशि का नेचर देखेंगे, वो ऑड साइन है या इवन साइन है। यहाँ पे लॉर्ड किस राशि में बैठा है उसको नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जिस राशि की चरदशा की बात चल रही है, उसकी ऑड इवन देखा जाएगा। अगर चरदशा वाली राशि एक ऑड साइन हुई, तो उस केस में चरदशा की राशि का जो स्वामी जिस भी राशि में बैठा हो, उस राशि से चरदशा के राशि तक डायरेक्ट ऑर्डर में गिनती होगा और फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम -1 कर देंगे। अब स्टेप नंबर 3 का जो पार्ट भी है, वो क्या है कि अगर चरदशा की जो राशि है वो अगर इवन साइन आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे। चरदशा के राशि के स्वामी से
चरदशा के साइन तक रिवर्स ऑर्डर में गिनती करेंगे। वो जो हमको अंक मिलेगा उसमें अगर -1 कर देंगे तो फाइनली हमको उस साइन के लिए दशा वर्ष मिल जाएगा इन चरदशा। अब स्टेप नंबर 4 क्या है कि अगर एक राशि का स्वामी अपने ही राशि में बैठ जाए तो उस पर्टिकुलर राशि को 12 वर्ष की चरदशा एलोकेट हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 5 ये है कि अगर एक पर्टिकुलर राशि से उसका स्वामी 7वें में बैठ जाए तो उस केस में उस पर्टिकुलर राशि को 10 वर्ष की चरदशा प्राप्त होगा। एंड दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर फीमेल नेटिव्स, ये मेल नेटिव्स पे वैलिड नहीं है। अब दो चीजों को आप नोट कीजिए, पिछली बारी की तरह इस बारी में भी यहाँ पे प्लैनेट की एक्जल्टेशन या डेबिलिटेशन का कुछ जो स्पेशल कंडीशन है पराशर जी के मेथड में यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें भी स्कॉर्पियो साइन का और सेक्यूरियस साइन के कोई भी को रूलर नहीं रहेंगे। स्कॉर्पियो साइन के स्वामी होगा मंगल और एक्वेरियस साइन का साइन स्वामी हो गए शनिदेव। इसमें केतु और राहु की कोई भूमिका नहीं रहेगी ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग द दशाश्वमेध। अब एक एग्जांपल देखिए, सपोज डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1993, टाइम है इवनिंग में 5:46। मिथुन लगन जनरेट होके आ रही है। फॉर मेल नेटिव अगर ये चार्ट हुई तो उस केस में सपोज हम जेमिनी साइन की बात करते हैं, जेमिनी साइन को कितना दशा वर्ष एलोकेट किया जाएगा, कैसे निकालेंगे? मेल नेटिव के केस में हमको देखना है कि एक पर्टिकुलर राशि का स्वामी कौन से राशि में बैठा है। देखिए यहाँ पे जेमिनी राशि के स्वामी जो मरकरी है वो धनु राशि में बैठा है और धनु राशि कौन सी राशि है? एक ऑड साइन है। चूंकि एक ऑड साइन है तो धनु राशि से मिथुन राशि तक डायरेक्ट ऑर्डर में गिनती होगा, अर्थात धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन ऐसे करके। तो धनु राशि से मिथुन राशि डायरेक्ट ऑर्डर में 7th पोजीशन पे आ रहा है। तो जेमिनी साइन को उसकी महादशा में 7 वर्ष एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में जो सेकंड वाला फिगर है महादशा की, देखिए यहाँ पे जेमिनी साइन को 30 दिसंबर 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक अर्थात 7 साल एलोकेट किया गया है इन चरदशा। अब सपोज और एक साइन की बात करते हैं, टॉरस साइन। अब टॉरस साइन इस कुंडली में 12वें भाव में आ रहा है। टॉरस साइन के जो स्वामी शुक्र है वो भी सेजिटेरियस साइन एक ऑड साइन में बैठा है। अब चूंकि ऑड साइन में बैठा है, अब क्या करेंगे, सेजिटेरियस साइन से टॉरस साइन तक गिनती करेंगे तो कितना आएगा? 6 साल। अर्थात इस नेटिव की जब टॉरस साइन की चरदशा चलेगी उसकी स्पैन जो है वो 6 साल की रहेगी। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले फिगर में लास्ट में देखिए टॉरस की इनकी दशा आएगी जो कि 2092 से 2098 6 साल तक रहेगी। अब सपोज ये जो कुंडली है वो एक फीमेल नेटिव की कुंडली है। सबसे पहले टॉरस साइन की बात करते हैं। सपोज टॉरस साइन की चरदशा की स्पैन कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? देखिए टॉरस साइन एक इवन साइन है। क्योंकि एक इवन साइन है, इसके दशा स्वामी शुक्र जिस भाव में बैठा हो उस भाव से टॉरस साइन तक रिवर्स ऑर्डर में गिनती होगी। जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम -1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए वीनस बैठा है सेजिटेरियस साइन में, तो सेजिटेरियस साइन से टॉरस साइन तक अगर हम रिवर्स ऑर्डर में गिने तो निकलेगा 8। अब उस 8 को अगर हम -1 कर देंगे तो निकलेगा 7। अर्थात इस फीमेल जातिका के केस में टॉरस साइन की जो चरदशा की स्पैन होगी वो 7 साल की होगी। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले फिगर में, यहाँ पे जो टॉरस साइन में बक्सा बनाया हुआ है, देखिए इसकी जो टॉरस साइन की दशा चलेगी वो 30 दिसंबर 1997 से 30 दिसंबर 2004 अर्थात 7 साल की चलेगी। अब हमने स्पेशल केस की बात भी किया था कि अगर एक पर्टिकुलर राशि से उस राशि का स्वामी अगर सप्तम में बैठ जाए तो फीमेल नेटिव के केस में उस पर्टिकुलर राशि को 10 साल की चरदशा एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम जेमिनी साइन की बात करें तो जेमिनी साइन के स्वामी जो है वो है मरकरी, वो धनु राशि में बैठा है अर्थात जेमिनी साइन से सप्तम में बैठा है। तो चूंकि ये फीमेल नेटिव है तो इस केस में जेमिनी साइन को 10 वर्ष के चरदशा एलोकेट किया जाएगा। जैसे थर्ड वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे जेमिनी साइन में जो बक्सा बनाया गया है यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 2026 से लेके 30 दिसंबर 2036 अर्थात 10 ईयर्स की जो दशा स्पैन है वो जेमिनी साइन को इन चरदशा सिस्टम फॉर द फीमेल नेटिव इस कुंडली के लिए एलोकेट किया गया है।
अब हम देखते हैं दशा सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले मेल नेटिव के केस में देखिए कि अगर एसेंडेंट जो है वो अगर चर राशि है, अर्थात एरिस, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन, इन चारों में से किसी एक में हो, तो उस केस में दशा की जो सीक्वेंस होगी वो डायरेक्ट ऑर्डर में होगी फॉर एन ऑड साइन एंड रिवर्स ऑर्डर में होगी फॉर एन इवन साइन। एग्जाम्पल की ओर से सपोज किसी के असेंडेंट में एरिस साइन आ रहा है, तो चरदशा की जो सीक्वेंस होगी वो होगी एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड सो ऑन। बट सपोज असेंडेंट में कैंसर साइन है, कैंसर साइन एक इवन साइन है, तो उस केस में चरदशा की जो सीक्वेंस होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, अर्थात कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरिस एंड सो ऑन। अब देखिए सपोज असेंडेंट में एक स्थिर राशि है, अर्थात टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इन चारों में से कोई एक। एंड इफ वो राशि अगर एक ऑड साइन हो, तो उस केस में दशा शुरू होगी लगन से, जो नेक्स्ट दशा होगी वो लगन से सिक्स्थ प्लेस में जो राशि आएगी उसकी होगी। अब जो थर्ड दशा आएगी वो पिछले वाले राशि से सिक्स्थ प्लेस में जो राशि होगी उसकी दशा होगी, एंड इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। बट सपोज वो जो स्थिर राशि है एसेंडेंट में वो एक इवन साइन है, तो उस केस में जो दशा होगी वो पहले तो असेंडेंट की होगी, जो नेक्स्ट दशा होगी वो असेंडेंट से एट्थ वाले पोजीशन वाले राशि में होगी। फिर जो थर्ड दशा होगी वो सेकेंड दशा से एट्थ पोजीशन में कौन सी राशि आ रही है उसकी दशा होगी, एंड इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। एग्जाम्पल की ओर से सपोज असेंडेंट में लियो साइन है, लियो साइन एक और साइन है, तो सबसे पहले दशा चलेगी लियो की। फिर लियो से सिक्स्थ कौन सा साइन आता है, कैप्रिकॉन, तो फिर आएगी कैप्रिकॉन की दशा। फिर कैप्रिकॉन से सिक्स साइन क्या होती है, जेमिनाई, तो फिर आएगी जेमिनाई की दशा। अब जेमिनाई से सिक्स साइन कौन है, स्कॉर्पियो, तो फिर स्कॉर्पियो की दशा एंड सो ऑन। बट सपोज एसेंडेंट में स्कॉर्पियो साइन है जो कि एक इवन साइन है, तो उस केस में सबसे पहले होगी स्कॉर्पियो की दशा। फिर स्कॉर्पियो साइन से अष्टम में क्या आता है, जेमिनाई साइन, उसकी दशा होगी। अब जेमिनाई साइन से अष्टम में क्या है, कैप्रिकॉन साइन, फिर उसकी दशा आएगी। अब कैप्रिकॉन साइन से अष्टम में क्या है, लियो साइन, फिर उसकी दशा आएगी, एंड इसी तरह आगे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब द्विस्वभाव राशियों की बात करते हैं। सपोज आपके सपोज आपके असेंडेंट में जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस में से कोई भी एक साइन होगा, एंड फॉर सपोज वो साइन एक ऑड साइन है, तो उस केस में जो सबसे पहला दशा होगी वो तो असेंडेंट की राशि की होगी। फिर उससे फिफ्थ जो है उसकी, फिर फिफ्थ से फिफ्थ अर्थात नाइन्थ में जो है उसकी दशा आएगी। अब उसके बाद असेंडेंट से जो सेकंड साइन है उसकी दशा आएगी। फिर उस सेकंड साइन से फिफ्थ में जो होगी उसकी दशा आएगी। अब सेकंड साइन से फिफ्थ जो प्लैनेट होगा फिर उसकी दशा आएगी, एंड सो ऑन। अगर आपकी असेंडेंट में एक द्विस्वभाव राशि है और वो एक इवन साइन है, तो उस केस में वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, अर्थात पहले आएगी असेंडेंट की दशा, फिर असेंडेंट से हम रिवर्स ऑर्डर में फिफ्थ गिने तो नौवां भाव आएगा, तो आएगा उसकी दशा। फिर नौवां भाव से अगर पांच घर पीछे गिने तो आएगा पांचवा भाव, तो फिर पांचवें भाव में जो राशि होगी वो थर्ड में आएगा। फिर चौथे की अगर बात करेंगे तो उस केस में एसेंडेंट से 12वें घर में हम जाएंगे। अब एसेंडेंट से 12वें घर में जो राशि होगा वो आएगा फोर्थ में। फिर उस 12वें घर से अगर पांचवा गिने रिवर्स ऑर्डर में तो कौन सा आएगा, अष्टम भाव, तो उसकी राशि क्या आएगी। फिर अष्टम भाव से रिवर्स ऑर्डर में पांच गिने तो कौन आएगा, चौथा भाव, उसकी आएगी। एंड इसी तरह साइकिल जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल की ओर से सपोज आपके असेंडेंट में जेमिनाई साइन है, तो सबसे पहली दशा आएगी जेमिनी की, फिर उससे पंचम में है लिब्रा, फिर लिब्रा से पंचम में है एक्वेरियस, तो ये तीन कंप्लीट हुए। फिर चौथे में आएगा लगन से सेकंड वाला जो कि है कैंसर। अब कैंसर से फिफ्थ है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से फिफ्थ है पाइसिस, फिर ये समाप्त हो जाएगा, तो फिर लगन से तीसरा जो लियो है उसका साइकिल शुरू होगा। अब सपोज आपकी कुंडली में लगन में वर्गो साइन है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो दशा आएगी वो होगी वर्गो की। अब वर्गो साइन क्योंकि एक इवन साइन है तो हम अभी रिवर्स ऑर्डर में फिफ्थ फिफ्थ गिनेंगे, अर्थात वर्गो से नाइन्थ प्लेस जो है वो रिवर्स में फिफ्थ हुआ, तो उसमें आएगा टॉरस साइन। अब टॉरस से अगर हम रिवर्स में फिफ्थ लें तो आएगा कैप्रिकॉन साइन, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर चौथे नंबर पर जो राशि आएगी वो वर्गो से द्वादश भाव में कौन सी राशि है, लियो साइन, उसकी होगी। अब लियो साइन से रिवर्ट ऑर्डर में जो अगर फिफ्थ लेंगे तो वो किसकी आएगी,
एरिस में आएगी। अब एरिस से रिवर्स ऑर्डर में फिफ्थ लेंगे तो किसकी आएगी, सेजिटेरियस की आएगी। एंड इसी तरह दशा सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम फीमेल नेटिव की बात करें तो इसमें वेरिएशन है, क्या है कि हमने जो चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में पढ़ा, मेल नेटिव के केस में जो दशा शुरू हो रही थी वो लगन से शुरू हो रही थी, और उसके बाद लगन में जो राशि है उसके रेफरेंस में दशा सीक्वेंस जो है वो कैलकुलेट होता था। बट फीमेल नेटिव के केस में थोड़ी सी वेरिएशन है, क्या है कि एसेंडेंट में अगर एक ऑड साइन हो, चाहे वो चर हो, स्थिर हो या द्विस्वभाव हो, तो दशा सीक्वेंस जो है वो फोर्थ साइन से शुरू होगा, और बाकी के जो रूल्स हैं वो फोर्थ साइन के रेफरेंस में एक्ट करेगा। वेरेज अगर एक फीमेल नेटिव के जो एसेंडेंट है उसमें एक इवन साइन आ जाए, जो दशा सीक्वेंस आएगी वो 10th भाव में जो राशि होगी उससे शुरू होगी, और बाकी के जो रूल्स हैं वो 10th भाव में जो राशि आ रही है उसके रेफरेंस में सब अप्लाई होगा, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए, हम एक द्विस्वभाव राशि के दशा सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मिथुन लगन की कुंडली है यहाँ पे। सपोज मेल नेटिव के केस में पहला दशा क्या होगा, जेमिनी का, क्योंकि वो असेंडेंट है। अब फिर आएगा लिब्रा, फिर एक्वेरियस। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले फिगर को रेफरेंस में आप देखिए, एक्वेरियस के बाद क्या आ रहा है, कैंसर साइन, क्योंकि वो लगन से सेकंड में आ रहा है। अब कैंसर से फिफ्थ क्या है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से फिफ्थ आया पाइसिस। फिर सेकंड साइकिल होने के बाद जो थर्ड साइकिल आएगा उसमें असेंडेंट से तीसरे में है लियो। अब लियो से अगर हम फिफ्थ गिने वो होगा सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस से फिफ्थ है एरिस। अगर हम चौथे साइकिल की बात करें तब आएगा वर्गो, वर्गो से फिफ्थ में है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन में फिफ्थ है टॉरस, ऐसे करके जाएगा। सपोज ये जो चार्ट है वो फीमेल नेटिव की चार्ट है, उस केस में क्या होगा देखिए, थर्ड वाले फिगर को, असेंडेंट में है ऑड साइन, तो शुरुआती दशा जो होगी वो फोर्थ भाव में जो राशि होगी उससे होगी। यहाँ पे फोर्थ भाव में कन्या राशि है, तो फीमेल नेटिव के केस में कन्या राशि से दशा सीक्वेंस शुरू होगी, और रूल्स जो है वो कन्या राशि के रेफरेंस में लगेगा। अर्थात कन्या राशि से फिफ्थ में क्या है, कैप्रिकॉन साइन। अब कैप्रिकॉन साइन से फिफ्थ क्या है, टॉरस साइन। तो इनिशियल तीन जो दशाएं आएंगी वो वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस होगी। अब ये साइकिल होने के बाद जो नेक्स्ट साइकिल आएगा तब वर्गो साइन से सेकंड साइन कौन सा है, लिब्रा। अब लिब्रा से फिफ्थ है एक्वेरियस, एक्वेरियस से फिफ्थ है जेमिनाई। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स साइन की जो दिशा है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई साइन की। अब तीसरी साइकिल की अगर बात करेंगे तो वर्गो साइन से तीसरे भाव में कौन सा राशि है, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो से फिफ्थ अगर गिनते हैं वो है पाइसिस, पाइसिस से फिफ्थ है कैंसर। तो जेमिनाई साइन के बाद जो दशा सीक्वेंस है वो आएगी स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। एंड इसी तरह मेल नेटिव के केस में और फीमेल नेटिव के केस में जो दशा सीक्वेंस है वो गवर्न होता है। अब हम अंतरदशा की बात करते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर राशि जिसकी महादशा चल रही है, जो फर्स्ट अंतरदशा आएगी वो उसी महादशा की अंतरदशा होगी, चाहे वो मेल नेटिव हो या फीमेल नेटिव हो। अब क्या होगा, जिस राशि की दशा चल रही है वो राशि के नेचर के हिसाब से अंतरदशाओं की सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाएगा। अगर आपके महादशा की जो राशि है वो चर राशि है, तो उस केस में हम दशा सीक्वेंस जो चर राशि के पढ़े थे ऑड इवन वाला, उसी हिसाब से चर दशा की जो अंतरदशा की सीक्वेंस है वो एलोकेट किया जाएगा। अगर वो स्थिर राशि है तो स्थिर राशि का सीक्वेंस के रूल्स लगेंगे, और द्विस्वभाव राशि है तो द्विस्वभाव राशि के सीक्वेंस के रूल्स लगेंगे। और एक बात यह है, अब एक पर्टिकुलर महादशा में एक पर्टिकुलर अंतरदशा को कितना स्पैन मिलेगा कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास 12 राशियां हैं, तो एक पर्टिकुलर दशा को कितना वर्ष एलोकेट किया गया है उसको महीने में कन्वर्ट कर देंगे। अब महीने में कन्वर्ट करने के बाद उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक पर्टिकुलर अंतरदशा की स्पैन होगी उस महादशा के अंदर इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, सपोज हम जेमिनी साइन की यहाँ पे बात करते हैं मेल नेटिव के केस में। मेल नेटिव के केस में जेमिनी साइन को यहाँ पे 7 साल की महादशा एलोकेट की गई है। अब 7 साल को अगर हम कन्वर्ट करें महीने में तो कितना होगा, 84 मंथ्स। अब अगर 84 मंथ्स को हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना निकलेगा, 7 महीने।
तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारे के सारे जो अंतर्दशाएं हैं वो 7-7 महीने के रहेंगे। सेकंड वाली फिगर को रिफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब फीमेल नेटिव के केस में देखिए, यहाँ पे वर्गो साइन से शुरू हो रही है इनकी दशा। तो इनिशियल दशा अगर वर्गो की बात करेंगे तो उसको 3 साल की दशा स्पेन एलोकेट किया गया है। अब उस 3 साल अर्थात 36 मंथ, 36 मंथ्स को अगर हम 12 में डिवाइड कर दें तो कितना निकलेगा? 3 मंथ्स। तो इस केस में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, सोन, जो ये अंतरदशाएं हैं, हर एक अंतरदशा को 3-3 महीने की स्पेन एलोकेट कर दिया जाएगा। अब हम जगन्नाथ सॉफ्टवेयर में रंगाचार्य जी की जो चर दशा है उसको कैसे ओपन करेंगे, देखिए। सबसे पहले ऊपर जो चक्रज, बेसिक, स्ट्रेंथ, दशा, ट्रांजिट, ताजा, ये सब टैब दिया गया है, इनमें से दशा वाले टैब को लेफ्ट क्लिक करेंगे। फिर जो स्क्रीन खुलेगा उसमें नीचे नक्षत्र दशा, राशि दशा, आदर दशा लिखा गया है, 3 टैब दिए गए हैं। उनमें से राशि दशा में लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन में क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद वो जो डायलॉग बॉक्स निकलेगा उनमें से चर दशा ब्रैकेट में रंगाचार्य जी लिखा होगा, उसको हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो रंगाचार्य जी के द्वारा जो मॉडिफाइड चर दशा है वो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे रंगाचार्य जी के जो है टाइमिंग ऑफ जॉब और टाइमिंग ऑफ मैरिज के कुछ सूत्र दिए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले देखिए टाइमिंग ऑफ जॉब का। जब कभी भी एक पर्टिकुलर राशि की चर दशा चल रही होगी और वो राशि अगर सूर्य या फिर शुक्र द्वारा ऑक्यूपाइड हो या फिर उस पर एक्सपेक्टेड हो, तो उस केस में नेटिव को जो है उस पीरियड में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर यह है कि एक पर्टिकुलर राशि से त्रिकोण जो है फिफ्थ और नाइन्थ प्लेस, उसमें अगर वेनस, जुपिटर या चंद्रमा, इन तीनों में से कोई भी एक हो या फिर तीनों के तीनों हो, अगर प्लेस्ड हो जाए तो उस केस में नेटिव को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर दशा में। अब लगन से जब 10वें भाव की राशि की चरदशा चलती है और वो राशि अगर नेचुरल बेनिफिट्स के द्वारा ऑक्यूपाइड या एक्सपेक्टेड हो या फिर उसमें एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठ जाए, तो उस केस में भी उस चरदशा में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब चौथा सूत्र यह है कि एक पर्टिकुलर राशि जिसकी चरदशा चल रही है, उस राशि से 10th प्लेस में अगर कोई नेचुरल बेनिफिट बैठ जाए तो उस पर्टिकुलर राशि की चरदशा में नेटिव को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैरिज की बात करते हैं। जब कभी भी एक पर्टिकुलर नेटिव की मैरिज की टाइमिंग हम करेंगे तो उस केस में अगर उस चर दशा की जो राशि है उसमें दाराकारक प्लैनेट या केतु या शुक्र अगर ऑक्यूपाई कर लें या फिर दृष्टि दे दें, और दृष्टि अर्थात यहाँ पे राशि दृष्टि की बात चल रही है, तो उस केस में नेटिव की जो मैरिज है उस फेज में हो जाता है। सेकंड सूत्र ये है कि जब कभी भी एसेंडेंट से या फिर आरूढ़ लगन से 7th प्लेस में जो राशि आती है उसकी अगर चरदशा चल जाए तो उस केस में भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। फिर तीसरा सूत्र यह है कि आत्मकारक ग्रह जिस राशि में बैठा होगा उससे 7th प्लेस में जो राशि आएगी उसकी दशा में भी मैरिज हो सकती है। अब चौथा सूत्र यह है कि एक पर्टिकुलर राशि अगर उपपद को कैरी कर रहा हो, अर्थात 12th हाउस का जो आरूढ़ है उसको कैरी कर रहा हो, तो उस राशि के फेज में भी मैरिज हो सकती है नेटिव की। अब पांचवा सूत्र यह है कि उपपद वाले राशि से अगर हम सेकंड प्लेस में देखें जो राशि आएगी उस राशि की जब दशा चलेगी तब भी नेटिव की मैरिज हो सकती है। अब छठा सूत्र यह है कि 7th हाउस के जो आरूढ़ है जिसको दर पद भी बोलते हैं, वो जिस राशि में आता है उस राशि की जब चरदशा चलती है तो नेटिव की मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब चलिए एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मेल नेटिव की चार्ट है। डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1991। देखिए इनकी दिसंबर 2022 में जब वर्गो की महादशा और स्कॉर्पियो के अंतर्दशा चल रही थी तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिला था। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो ओवरऑल फेज चला था वो ट्रबलसम फेज था, इतनी इजी फेज थी नहीं। जॉब तो मिल गई मगर फेज वॉज ट्रबलसम। सेकंड इवेंट ये है कि जुलाई 2024 जब लिब्रा की महादशा और लिब्रा के अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी मैरिज हो गई थी। अगर हम 7 चरकारक के बारे में बात करें तो यहाँ पे मरकरी जो है वो आत्मकारक है,
चंद्रमा अमात्य कारक, जुपिटर भातृ कारक, सूर्य मातृ कारक, शनि पुत्र कारक, मंगल ज्ञाति कारक और शुक्र जो है वो दार कारक है। अब नेटल चार्ट पे आते हैं। देखिए इनकी एरेस असेंडेंट है। जॉब लगी थी वर्गो की महादशा और स्कॉर्पियो के अंतर्दशा में। देखिए वर्गो साइन यहाँ पे छठे भाव में आ रहा है, स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे आठवें भाव में आ रहा है एसेंडेंट से। तो आप क्या सोचेंगे, ये फेज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेज होनी चाहिए। हाँ ये इनकी प्रॉब्लमेटिक फेज थी चारों ओर से। वो स्वास्थ्य को लेके हो गया, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, या फिर मानसिक तनाव हो गया, सारा का सारा इस फेज में था। बट तब भी उस फेज में उनको गवर्नमेंट जॉब मिली थी। क्यों मिली थी? अब सेकंड फिगर में आइए। हम क्या करेंगे अभी, कन्या राशि की महादशा चल रही थी ना, अब कन्या राशि के हम दशा लगन बना देंगे, अर्थात कन्या राशि जिस भाव में होगा उसको हम रोटेट करके लगन बना देंगे। अगर हम दशा लगन को देखते हैं तो दशा लगन में चंद्रमा बैठा है। इस चार्ट के लिए चंद्रमा जो है वो अमात्य कारक ग्रह है, और अमात्य कारक ग्रह 10th हाउस को सिग्निफाई करता है। तो महादशा जो है उनको स्वीकृति दे दी कि आपको प्रॉब्लम आएगा बट सर्विस सेक्टर में आपको सक्सेस मिलेगी। अंतर्दशा थी स्कॉर्पियो की। तो देखिए ये जो दशा लगन है, इसके तीसरे भाव में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है। अब स्कॉर्पियो साइन में तीन प्लैनेट बैठे हैं, एक है मरकरी, एक है सन, एक है मार्स। अगर हम रंगाचार्य जी के मेथड को जाएं तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर राशि की चरदशा में, चाहे वो महादशा हो या अंतर्दशा हो, अगर उसमें सूर्य या फिर शुक्र, इन दोनों में से किसी का भी अगर प्रेजेंस या दृष्टि आ जाए तो उस केस में जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो साइन में बैठ गया है। तो एज पर से रंगाचार्य, इनकी जो जॉब थी वो वर्गो की महादशा और स्कॉर्पियो के अंतरदशा में हो गई थी। अब हम मैरिज पे आते हैं। देखिए इनकी लिब्रा की महादशा और लिब्रा की अंतरदशा में मैरिज हुई थी। अब नेटल चार्ट में जो लिब्रा साइन है वो देखिए सेवेंथ भाव में है, क्योंकि इनकी एरिस असेंडेंट है। अगर हम अंतर्दशा की बात करें वो भी लिब्रा के अंतर्दशा में ही हुआ है। अगर हम लिब्रा साइन को लगन बना दें तो दशा लगन हमारी बन गई। अब इस दशा लगन में कौन बैठा है? देखिए शुक्र बैठा है। इस कुंडली के लिए शुक्र जो है वो दारा कारक प्लैनेट है, और दारा कारक प्लैनेट बर्थ चार्ट के सेवेंथ और सेकंड भाव को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड भाव है फैमिली, सेवेंथ भाव है मैरिज। तो दारा कारक के प्रेजेंट्स लिब्रा साइन में इनको लिब्रा की महादशा और लिब्रा की अंतरदशा में मैरिज करवा दिया था। अब एग्जाम्पल चार्ट 2 पे आते हैं। ये मेल नेटिव की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1962। एसेंडेंट है 23 डिग्री 13 मिनट लिब्रा। इनकी 1985 के अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट जॉब लगी थी। बट इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वो थोड़ी सी ट्रबल सम रिमोट एरिया में इनकी पोस्टिंग हुई थी। तब दशा चल रही थी सजिटेरियस में कैंसर की। और जब इनकी मैरिज हुई थी वो जुलाई 1991 में हुई थी, कैप्रिकॉन की महादशा लियो के अंतर्दशा में। और उस फेज में भी ड्यूरिंग द मैरिज इनको लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा था, और उसको वो ओवरकम करके मैरिज किए थे। इनके अगर हम सात चरकारक के बारे में बात करें तो देखिए, आत्मकारक है वीनस, अमात्य कारक सूर्य, भातृकारक मरकरी, मातृकारक जुपिटर, पुत्र कारक शनि, ज्ञाति कारक मंगल और तारा कारक है वो मून है। अब अगर हम जॉब के बारे में बात करें तो हुई थी वो सजिटेरियस की दशा और कैंसर के अंतर्दशा में। अब नेटल चार्ट पे सजिटेरियस साइन जो है वो तीसरे भाव में आ रही है, कैंसर साइन जो है वो 10वें भाव में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सजिटेरियस साइन की दशा लगन बनाते हैं। जब सजिटेरियस साइन की हम दशा लगन बनाएंगे तो उस केस में देखिए, सजिटेरियस साइन एक द्विस्वभाव राशि है, और एक द्विस्वभाव राशि दूसरे द्विस्वभाव राशियों में जो प्लैनेट बैठे हैं उनसे दृष्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जेमिनी साइन में शुक्र बैठा है। शुक्र आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह अर्थात किंग ऑफ द हॉरोस्कोप। अब दशा लगन से 10th प्लेस में चंद्रमा बैठा है। एज पर द सूत्रस गिवन बाय श्री रंगाचार्य जी, जिस राशि की चरदशा चल रही हो उससे अगर 10th प्लेस में नेचुरल बेनिफिट्स प्रेजेंट हो तो उस केस में भी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी है जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस इन दोनों चीज़ों की वजह से सजिटेरियस के महादशा में उनको नौकरी मिली थी। अगर अंतरदशा की बात करें तो ये कैंसर के अंतरदशा में मिली थी। अब कैंसर साइन जो है वो नेटल चार्ट से 10वें भाव में है, वो तो बहुत ही अच्छा है। बट दशा लगन से वो अष्टम भाव में आ रहा है, तो वो थोड़ी सी ट्रबल दिखा रहा है कि जॉब तो मिल जाएगी विथ ट्रबल। अब कैंसर साइन में राहु बैठा है, ट्रबल वो बढ़ाएगा।
अब कैंसर साइन की जो राशि दृष्टि आ रही है, देखिए वो टॉरस से, स्कॉर्पियो से और एक्वेरियस से आ रही है। देखिए टॉरस साइन में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य इस कुंडली के लिए अमात्य कारक ग्रह है। एंड ऑल्सो एज पर द रूल्स गिवन बाय श्री रंगाचार्य जी, अगर दशा हो या अंतरदशा हो, कोई भी राशि में अगर सूर्य या शुक्र की दृष्टि आ जाए या फिर वो उसको ऑक्यूपाई कर लें, तो उस केस में उस फेज में जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी सैजिटेरियस की महादशा और कैंसर की अंतरदशा में जॉब लगी थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अब इनकी मैरिज की बात करते हैं। जुलाई 1991 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के वक्त चल रही थी कैप्रिकॉन की दशा और लियो की अंतरदशा। अब देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन की साइन फोर्थ भाव में आ रहा है, लियो साइन जो वो 11th हाउस में आ रहा है, एक फेवरेबल हाउस में। तो अब हम क्या करते हैं, कैप्रिकॉन साइन को एसेंडेंट बना देते हैं, तो हमकी दशा लगन बन गई। अब ये तीसरे वाला जो चार्ट है वो देखिए, दशा लगन ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए कैप्रिकॉन साइन में प्रेजेंट कौन कौन है? सबसे पहले केतु है, फिर शनि है, फिर इसमें जो तीन आरूढ़ आ रहे हैं वो सेवेंथ भाव के, उपपद जो है वो आ रहा है और सिक्स भाव के आ रहा है। देखिए एज पर द रूल्स गिवन बाय रंगाचार्य जी, अगर एक पर्टिकुलर राशि में केतु बैठ जाए या फिर उस पर्टिकुलर राशि में उपपद आ जाए या फिर उस पर्टिकुलर राशि में सेवेंथ भाव का आरूढ़ आ जाए, तो उस केस में उस पर्टिकुलर नेटिव की मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए इस दशा लगन में जो कैप्रिकॉन की जो दशा चल रही है वो तीनों के तीनों को कैरी कर रहा है। केतु लगन में बैठा है, वो जो मकर राशि है वो उपपद लगन को कैरी कर रहा है, एंड वो सेवेंथ भाव के आरूढ़ को भी कैरी कर रहा है। और हम लियो साइन की बात करते हैं जिसकी अंतर्दशा में हुई थी। देखिए लियो साइन बर्थ चार्ट के 11th भाव को सिग्निफाई कर रहा था, जो कि काम त्रिकोण का भाव है, मैरिज को इंडिकेट करता है। बट उसी के साथ साथ ये जो लियो साइन है वो दशा लगन से अष्टम में आ गया। अब दशा लगन से अष्टम में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है कि शादी तो होगी बट विथ ऑब्स्टेकल्स होगी, इतने इजीली हो नहीं पाएगी। और लियो साइन जो है उसको जो दृष्टि मिल रही है वो लिब्रा से मिल रहा है, कैप्रिकॉन से मिल रहा है और एरीज साइन से मिल रहा है। ये जो कैप्रिकॉन साइन में केतु बैठा है इसकी इन्फ्लुएंस जो वो लियो साइन पे रह रहा है, तो लियो के अंतरदशा में मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है। बट चूंकि ये लियो दशा लगन से अष्टम में बैठा है, तो ये इनकी जो मैरिज हुई थी आफ्टर ओवरकमिंग लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स हुई थी, इतनी इजी मैरिज थी नहीं इनकी। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी सजिटेरियस की महादशा और कैंसर की अंतरदशा में जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब। एंड कैप्रिकॉन की महादशा और लियो के अंतरदशा में इनकी मैरिज हो गई थी। अब देखिए हमारे पास जो तीन वेरिएशन ऑफ चरदशा हैं, पराशर जी के एन राव जी के और रंगाचार्य जी के, इन तीनों को थोड़े से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल चार्ट में से किसमें एक्यूरेसी जो है वो सही आ रही है। देखिए ये जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, ये मैंने डिकोडिंग चरदशा की जो पार्ट 2 वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें पराशर जी की मेथड और के एन राव जी की मेथड को डिस्कशन किया गया था। अब इसमें हम रंगाचार्य जी की मेथड को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, तो तीनों में कंपेयर करते हैं किसमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है ओवरऑल। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 है। लगन है 19 डिग्री 32 मिनट वर्गो। इवेंट क्या है कि फरवरी 2024 में इनकी ग्रुप ए एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ था। अगर हम चरदशा की बात करें तो पराशर जी के हिसाब से कैप्रिकॉन की दशा और लिब्रा की अंतरदशा थी। के एन राव जी के हिसाब से कैप्रिकॉन की दशा और एरिस की अंतरदशा थी। रंगाचार्य जी के हिसाब से कैप्रिकॉन की दशा और स्कॉर्पियो की अंतरदशा थी। अगर हम सात चरकारक के बारे में बात करें तो इस कुंडली में आत्म कारक है मंगल, अमात्य कारक शुक्र, भातृ कारक सूर्य, मातृ कारक शनि, पुत्र कारक चंद्रमा, ज्ञाति कारक बुध और दारा कारक है वो बृहस्पति है। अब देखिए नेटल चार्ट में जो कैप्रिकॉन साइन है वो फिफ्थ हाउस में आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों मेथड में कैप्रिकॉन साइन जो है उनकी दशा चल रही थी, बस अंतरदशा वेरी हो रहा था। अब ये जो कैप्रिकॉन साइन है इसको अगर हम रोटेट करके लगन बना दें तो हमारी दशा लगन बन जाएगी। अब इन तीनों जो दशा लगन बनी इसमें हम अंतरदशा चेकिंग करते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा था। अब पराशर जी के हिसाब से अंतरदशा आ रही थी उस टाइम पे लिब्रा की। अब सेकंड वाले फिगर में देखिए,
ये जो कैप्रिकॉन की दशा लगन है, इसमें लिब्रा साइन जो आ रहा है वो दशा लगन से 10वें भाव में आ रहा है। अगर नेटल चार्ट की बात करें तो लिब्रा साइन सेकंड भाव में बैठा है और दसम भाव का जो आरूढ़ है वो कैरी कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिब्रा की जब अंतर्दशा चली तब इनकी सिलेक्शन हुई। इसमें कोई भी जबरदस्ती की जोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधी आपको आंसर दिख रहा है। अब ये थर्ड वाले चैट में है जहाँ पे के एन राव जी की अंतर्दशा के बारे में दी गई है। देखिए, के एन राव जी के हिसाब से जो अंतर्दशा चल रही थी वो एरिस की अंतर्दशा चल रही थी। अब एरिस साइन चौथे भाव में आ रहा है दशा लगन से, तो प्राइमरीली वो तो जॉब दिखा नहीं रहा। अब हम सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं। देखिए, एरिस साइन चूंकि एक चर राशि है तो उसको जो दृष्टि मिल रहा है वो टॉरस साइन को छोड़ के बाकी सारे फिक्स साइन से मिल रहा है, अर्थात लियो से, स्कॉर्पियो से एंड एक्वेरियस से। देखिए, स्कॉर्पियो साइन 11वें भाव में है, एक्वेरियस साइन सेकंड भाव में है। चूंकि धन भाव और लाभ भाव एक्टिवेट हुआ एरिस साइन की अंतरदशा में इन द दशा लग्न, तो उसके वजह से इनकी जो है जॉब उस फेज में लग गई थी। अगर हम रंगाचार्य जी की मेथड के बारे में बात करें, इनकी जो जॉब लगी थी वो स्कॉर्पियो के अंतरदशा में लगी थी। अब ये जो स्कॉर्पियो साइन है वो दशा लगन से 11वें भाव में बैठा है और वो जो आरूढ़ कैरी कर रहा है वो नेटल चार्ट के छठे भाव का आरूढ़ भी कैरी कर रहा है। छठा भाव क्या दिखाता है? सक्सेस एंड कॉम्पिटिशन। और ये जो दशा लगन के 11वें भाव में बैठ गया है, डिजायर फुलफिलमेंट। अब इसको जो दृष्टि मिल रहा है, देखिए, पहली दृष्टि मिल रहा है लगन से, दूसरी दृष्टि मिल रहा है फोर्थ भाव से, तीसरी दृष्टि मिल रहा है सेवेंथ भाव से। अब सेवेंथ भाव में कौन बैठा है? सूर्य। एज पर द रूल्स गिवन बाय रंगाचार्य जी, जिस राशि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो उस राशि को अगर सूर्य या फिर शुक्र से दृष्टि मिल जाए या फिर उस राशि में सूर्य शुक्र बैठ जाए तो उस केस में जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू दिस मल्टीपल रीजंस, रंगाचार्य जी के मेथड से कैप्रिकॉन की महादशा स्कॉर्पियो की अंतरदशा में नेटिव को जॉब मिल गई थी। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को कंपेयर करें कि किस मेथड में आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट रिजल्ट मिला, तो मैं अगर निष्पक्ष होकर बोलूंगा तो पराशर जी की जो मेथड है उसमें हमको डायरेक्टली दिख ही गया, क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट का कारक भी है और दशा लगन से 10th हाउस में लिब्रा साइन आ भी रहा था, नेटल चैट का 10वें भाव का आरूढ़ भी कैरी कर रहा था। अब दूसरे में आती है रंगाचार्य जी की मेथड। उसमें देखिए, उनके हिसाब से जो स्कॉर्पियो साइन की अंतर्दशा थी वो 11th हाउस में जा रहा था और छठे भाव का आरूढ़ कैरी कर रहा था और सूर्य जो कि गवर्नमेंट का कारक है उससे दृष्ट भी था। अब के एन राव जी की अगर बात करते हैं तो प्राइमरीली इनको देख के नहीं लगा कि वहां पे गवर्नमेंट जॉब होने की कोई भी उस अंतरदशा में पॉसिबिलिटी दिखा रहा था। अगर हम उसमें सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं तो उसमें ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड एंड 11th हाउस, धन एंड लाभ भाव, उसमें पॉसिबिलिटी सेकेंडरीली बनती है गवर्नमेंट जॉब की इन द अंतरदशा। तो निष्पक्ष होकर अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे पराशर जी की जो मेथड है उसमें से हमको इजीली आंसर मिल गया। फिर रंगाचार्य जी के मेथड से भी हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा मगर उसमें भी रिजल्ट मिल गया ऑलमोस्ट। और के एन राव जी के मेथड में हमको सेकेंडरीली रिजल्ट मिला, प्राइमरीली थोड़ी सी मुश्किल हुई निकालने में। इस पार्ट में हमने रंगाचार्य जी के द्वारा जो चरदशा की जो वेरिएशन है उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की है। और लास्ट में हमने जो तीन मेथड्स को कंपेयर किया, पराशर जी की मेथड, के एन राव जी की मेथड और रंगाचार्य जी की मेथड, तो उसमें हमको ये मिला कि पराशर जी की मेथड से इस पर्टिकुलर कुंडली में जो गवर्नमेंट जॉब की डायरेक्ट रिजल्ट हमको मिला। फिर रंगाचार्य जी के मेथड में उनके सूत्र के हिसाब से हमको डायरेक्ट रिजल्ट मिला और के एन राव जी के सूत्र के हिसाब से उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आई, बट सेकेंडरीली हमको रिजल्ट मिल गया उस पर्टिकुलर मेथड से। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन जो है वो समाप्त होती है। नमस्कार।